गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जीएसटी का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका था। तो अब जो हमारी क्लासेस है वो हमारी डाउट क्लासेस है। जो भी अच्छा किसी सर। को अगर पुराना कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, या कोई भी अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं उसमें। पहले लॉग इन कर लेते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है जीएसटी से रिलेटेड, कोई भी डाउट है अगर, तो वो पूछ सकता है। चाहे वो जीएसटी R1 है, जीएसटी R2 है, जीएसटी R3 भी है, जीएसटी R9 है, ई वे बिल है, अगर रजिस्ट्रेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूछ सकते हैं वो। ये क्लासेस बेसिकली है ही हमारी डाउट के लिए कि जितना भी कोर्स मैंने पढ़ाया है उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक जो किसी को समझ नहीं आया या उसमें कोई एडवांस क्वेश्चन है उस किसी का, तो वो पूछ सकता है इसके अंदर। हेलो। हेलो। हाँ सर, आजकल हम जब भी मतलब कि सर जेसन अपलोड करते हैं ना सर, फिर जो प्रिपेयर ऑफलाइन में सर वहाँ पे दिखा रहा है अपलोड, ये ना क्या बोलते हैं उसको, ऑफलाइन टूल अपडेट करें। लेकिन जबकि हमने ऑलरेडी उसमें ऑफलाइन टूल अपडेट किया होता है, नया वाला डाउनलोड किया होता है, फिर भी वो दिखाता है कि आप अपलोड फिर से ये डाउनलोड करो ऑफलाइन टूल। अच्छा। सर ये तो आप, ऑफलाइन टूल में कोई मसला होता है या फिर आखिर जीएसटी में ही मसला है? नहीं, जीएसटी में तो कोई मसला नहीं होता। ऑफलाइन टूल में जो आपने फाइल बनाई है वो हाँ फाइल हाँ। में आपका कुछ या फिर कोई एरर हो सकता है, या आपने कोई चीज ऐसी नहीं की है जिसकी वजह से वो फाइल अप्रूव नहीं हो पा रही है। ठीक है। सर अगर एरर होता है ना तो वो फिर दिखाता है HSN एरर है या फिर कुछ और है, तो लेकिन वो सिर्फ सीधे दिखा रहा है कि प्रिपेयर ऑप्शन, मतलब कि आप क्या बोलते हैं उसको, ऑफलाइन टूल डाउनलोड करो। तो फिर उस वजह ये नया ऑफलाइन टूल डाउनलोड करो, लेकिन फिर भी डाउनलोड करके वो फिर दिखाता ही नहीं है। या तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए मुझे। आप अगर आपके पास कोई लाइव डाटा है जिसमें आपने काम करना है या कुछ भी है, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे अब मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता देता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ से डाउनलोड करके दिखा देता हूँ फिर से सर ठीक है, कि फिर से दिखाइए। कि आप कहीं कोई चीज ऐसी तो नहीं है। पहले अपने डाउनलोड्स पे जाना है, ऑफलाइन टूल पे जाना है, रिटर्न ऑफलाइन टूल में जाना है। रिटर्न ऑफलाइन टूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो वर्जन आ रहा है, देखिए ये आ रहा है 3.2.3। तो जो भी आप ऑफलाइन टूल जो भी आप डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे जब, तो आपका वर्जन का जो है नंबर वो यही होना चाहिए। ठीक है, 3.2.3। तो मैंने ये पहले से ही कर रखा है। ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ। आप डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। ये हमारा डाउनलोड हो गया। हम इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं जहाँ पे डाउनलोड हुआ है। ये बेसिकली हमारी जिप फाइल होती है, तो जिप फाइल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे विन जिप से। जी सर। ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया इसको। यहाँ पे हमारा फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर के अंदर हम जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे काफी सारी फाइलें दिखेंगी आपको। तो आपकी जो इंस्टॉल करने वाली फाइल है वो ये वाली है, जीएसटी ऑफलाइन टूल एप्लीकेशन। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ, जो कि ये है। जब आप इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वर्जन है वो है 3.2.2। ठीक है, लेकिन अब लेटेस्ट आ गया है, तो इट मीन अगर आप कोई भी फाइल इसके अंदर बनाएंगे तो वो एरर दे सकती है। 90% तो ठीक होती है, 80% ठीक हो जाती है, लेकिन 10 to 20% है वो कभी कभी एरर दे जाती है, क्योंकि वो नए टूल्स के अकॉर्डिंग जो है उसके अंदर कोई भी अगर कैचे फाइल है या फिर कोई भी अपडेशन है उसके अंदर, तो वो आपको उसी के अंदर मिलेगी। तो ये वाली फाइल मेरी पुरानी है तो मैं अभी नई वाली इंस्टॉल कर लेता हूँ फिर से। मैं उस फोल्डर में जाऊंगा, मैं ऑफलाइन टूल पे क्लिक करूंगा। अगर कोई इसमें कह रहा है तो आप रन एनीवे कर लीजिएगा। कोई भी एरर अगर आपको कह रहा है वायरस की वजह से या कोई भी एंटीवायरस की जगह, ये इंस्टॉल करने को बोल रहे हैं, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक ये फाइल इंस्टॉल हो रही है तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी आपने फाइल इसके अंदर अपलोड करनी है वो सीएसवी फाइल होनी चाहिए। यहाँ पे पूरी सीएसवी फाइल्स का सेक्शन बना हुआ है। अगर आप इस सेक्शन के अंदर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे GSTR1 है, GSTR2 है। तो GSTR1 में ये सारी सीएसवी फाइल जो है आपकी बनी हुई है इसके अंदर। तो अगर आपने B2B के इनवॉइसेज अगर अपलोड करने हैं तो यहाँ पे देखिए B2B SCGD ये वाली हमारी जो फाइल है ये बनी हुई है। आप इसको ओपन करेंगे तो आपने जो भी डाटा अगर पेस्ट करना है या फिर आपने जो भी डाटा क्रिएट करना है वो इस फाइल के अंदर जाके इस फॉर्मेट में ही क्रिएट करना है आपने। ठीक है, वो आपने इसी फॉर्मेट में क्रिएट करना है। ओके, ये फिनिश हो गई है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो फॉर्मेट है, देखिए ये
CSV फाइल का अपडेटेड वाला फॉर्मेट है, तो आपकी जो भी कॉपी पेस्ट डाटा है जो आपने अगर एक्सेल में कर रखा है या CSV में कर रखा है, वो आपका जो है वो इस मोड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने कोई भी कॉलम जो है वो आपने गलत भर दिया है या कोई भी कॉलम आपने सही नहीं भरा है, तो उसमें क्या होगा कि आपके जो है अपलोड करने में डाटा जो है वो एरर आ जाएगा। इसमें मैं एक सिंपल सा एक ले लेता हूं पहले, जैसे कि फर्स्ट वाला जो है, इसके अंदर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ पहले मैं। एक एग्जांपल लेने में यहाँ पे अगर आप चेक करें, यहाँ पे जीएसटी नंबर आ रहा है, रिसीवर नेम जो है वो XYZ आ रहा है, तो मैं इसको भी ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अगर आपके पास रिसीवर नेम है तो रिसीवर नेम आप इसके अंदर लिख दीजिएगा। इनवॉइस नंबर आपका आ ही रहा है इसके अंदर। इनवॉइस की डेट जो है, इनवॉइस की डेट यहाँ पे आ रही है 14 जुलाई 2017। तो एक्चुअली में जो आप रिटर्न अभी भर सकते हैं, वो आप जो भर सकते हैं वो आप अक्टूबर की भर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चेक करें, होम के ऊपर जाए, होम के ऊपर जाने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड में जाते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड में अगर आप सितंबर में चेक करेंगे तो ये फाइल हो चुकी है पूरी, लेकिन आपके पास अभी अक्टूबर ओपन है, तो अक्टूबर में आप इसको अपलोड कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 11 नवंबर है। तो जो भी हम डाटा बनाएंगे वो डाटा जो है आपका करंट मंथ का होना चाहिए, यानी कि अगर आप अक्टूबर की रिटर्न भर रहे हैं तो अक्टूबर का होना चाहिए वो। अगर आप उसमें सितंबर और जून का भर देते हैं तो वो अपलोड तो हो जाएगा, लेकिन कभी कभी वो ऐसा होता है कि वो एरर दे जाता है वो। तो पहले जो करंट मंथ है वो तो आप कर ही दीजिए। अगर वो पुराना डाटा है तो उसको अलग से फाइल में इसको डाल के अपलोड करेंगे तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा उसमें। ठीक है, यहाँ पे जो डेट आ रही है वो आ रही है 14 जुलाई 2017। तो मैं इसको पहले कर देता हूँ 2025, और ये जुलाई की जगह मैं कर देता हूँ अक्टूबर। तो अब ये हो गया 14 अक्टूबर 2025। आपने इसको सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद जब भी आप जीएसटी का जो आपका ऑफलाइन टूल है उसको ओपन करेंगे तो वहां पे अपने इसको अपलोड करना है। जीएसटी का ये वाला जो डाटा है हमारा इसके अंदर हो गया है, हम इसको अपलोड कर रहे हैं। पहले हम इसको ओपन कर लेंगे, पहले हम वर्जन चेक कर लेंगे इसके अंदर। वर्जन अब देखिए यहाँ पे 3.2.3 हो गया है। ठीक है, 3.2.3 में फिर ये जो पहला सेक्शन है जहाँ पे हम लोग जीएसटी फाइल बनाते हैं अपनी GSTR1 के लिए, इस पे क्लिक कर देंगे, न्यू पे। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये जीएसटी का नंबर मांग रहा है, तो जीएसटी का नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये जीएसटी का नंबर हो गया। फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है 25-26, तो 25-26 का जो है फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। कभी कभी पुराना फाइनेंशियल ईयर होता है, लेकिन पुराने फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि आपकी पुराने फाइनेंशियल ईयर की जो फाइलिंग वाला सेक्शन है वो ओपन हुआ होना चाहिए। आप उसको अपडेट नहीं कर सकते कभी भी, अगर आपने एक बार फाइल कर दी है तो ठीक है। तो वो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप ईयर सेलेक्ट कर रहे हैं वो वाला ईयर के अंदर आपका जो भी मंथ है वो मंथ ओपन होना चाहिए। अगर वो फाइल हो चुका है तब आप उसमें डाटा जो है अपलोड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे देखिए नवंबर दिखा रहा है, हम अक्टूबर में कर रहे हैं। अक्टूबर में करने के बाद ये पूछेगा SEC टैक्स पेयर, अगर कोई स्पेशल रेट वाला है तो वो आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो। फिर अगर आप क्वार्टरली फाइलर है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो। लेकिन फिर 5 करोड़ से ऊपर वाली अगर आपकी टर्नओवर है तो अगर उसमें यस, अगर आपको लगता है कि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर की है पूरे साल की, तो उसको यस कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको नो कर दीजिएगा। ठीक है, फिर इसको प्रोसीड कर देंगे हम। प्रोसीड करने के बाद डाटा पूछेगा, इसको हम यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पे मैनुअली भी भर सकते हैं, लेकिन मैनुअली भरना यहाँ पे और मैनुअली ऑनलाइन भरना सेम ही हो जाता है वो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट फाइल्स में जाएंगे। एक होता है इंपोर्ट एक्सेल। एक्सेल में अगर आप अपलोड करेंगे तो वो डाटा बहुत मिसमैच हो जाता है, तो मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे करूंगा CSV फाइल वाला। तो ये जो है आपका B2B जो आ गया, ये वाला आ गया इसके अंदर सेक्शन, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट CSV। इंपोर्ट CSV में जब हम क्लिक करेंगे तो पूछेगा कहाँ से आपने फाइल उठानी है। तो ये हमने अभी डाउनलोड करा था, देखिए A51 पे। इसके अंदर सेक्शन CSV वाले में जाएंगे, GSTR1 के अंदर जाएंगे, B2B वाले में जाएंगे और यहाँ पे ओपन कर देंगे इसको। तो ये पूछेगा ये डाटा आपने अपलोड करना है, यस। तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, ये जो एरर आया है इसके अंदर वो एरर जो है ये आपको बता देगा कि वो एरर क्यों आ रहा है। प्लीज चेक द स्प्रेडशीट, आइदर ऑल रोज हैव इनवैलिड डाटा और द रॉन्ग सेक्शन फाइल इज कॉपीड और अपलोडेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने फिर से वही फाइल चेक करनी है जो आपने सेव करी थी। अब यहाँ पे जो गलत है चीज वो क्या हो सकती है, या तो वो GST नंबर गलत हो सकता है, ठीक है, या फिर इनवॉइस की वैल्यू जो है वो गलत हो सकती है, या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई है वो गलत हो सकता है। ठीक है, फिर एप्लीकेबल टैक्स 65 आ रहा है यहाँ पे, तो अगर हम इसको हटा देते हैं, चलो
ठीक है, फिर है इंटरस्टेट सप्लाईज अट्रैक्टिंग आईजीएसटी इनवॉइस टाइप जो है, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है वो रेगुलर होता है। यहाँ पे अगर आप कभी भी चेक करेंगे तो वो रेगुलर टेक्स्ट पे जो होता है वो वाला इसके अंदर वर्ड आता है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है इंटरस्टेट सप्लाईज करके, तो ये आपने हटा देना है। यहाँ पे आपने जो उसको रखना है वो रखना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऑफलाइन टूल में जब जाएंगे, आप ये B2B की फाइल है ये वाली, ओके, एक फाइल पहले से ओपन चाहिए तो वो इसलिए ओपन नहीं होने दे रहा है, हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आता है इनवॉइस टाइप जो आता है वो रेगुलर B2B आता है। ठीक है, तो रेगुलर B2B का मतलब ही यही है कि आपका जो डाटा है वो रेगुलर इनवॉइसेस जो है वो वाले इनवॉइसेस है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो आपने जो भी पेज करना है वो हर सेक्शन को एक बार डबल चेक कर लेना है। 18% यहाँ पे दिखा रहा है, अगर आपकी अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट जो है वो इनवॉइस की वैल्यू और उसको मिला के 18% टैक्स में नहीं बन रहा है तो इट मींस वो गलत हो सकता है कहीं भी। और सेस अमाउंट जैसे 0 है तो वो इट मींस जो है वो आपका कहीं ना कहीं कुछ भी गलत हो सकता है। तो इसके अंदर अगर हम आप चेक करेंगे तो ये वाली फाइल्स को आप अपलोड करते हैं, इसमें मैं ये बाकी डाटा जो है डिलीट कर देता हूँ, फिर एक फाइल रखता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद मैं फिर से ऑफलाइन टूल में जाऊंगा, इंपोर्ट सीएसवी करूंगा। इंपोर्ट सीएसवी में वो फाइल यहाँ पे नहीं थी, वो फाइल थी मेरी जो थी वो एफ ड्राइव में थी। एफ ड्राइव में जीएसवी ऑफलाइन टूल 4 आ गया, ये हमारा था B2B का डाटा। ठीक है, इसके अंदर ओपन करूंगा मैं, तो देखिए ये आ गया सक्सेस। ठीक है, तो सक्सेस का मतलब हो गया कि आपका जो ये फाइल जो है वो इसके अंदर अपलोड हो गया। आपने जब चेक करनी है तो व्यू समरी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डाटा दिखने लग जाएगा। B2B के अंदर एक इनवॉइसेस है जो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स जो है आपका यहाँ पे इसके अंदर अपलोड हो रखा है। आपको बस ये चेक करना है कि जो भी आप फाइल अपलोड करोगे उसके अंदर इनवॉइस नंबर जो है वो सही होना चाहिए, इनवॉइस की वैल्यू जो है वो सही होनी चाहिए, इनवॉइस टाइप जो है रेगुलर B2B होना चाहिए, रेट ठीक होना चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू जो है वो ठीक होनी चाहिए, और जीएसटी नंबर जो है जो भी आ रहा है वो आपका एक्टिव जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगर इनएक्टिव जीएसटी नंबर हुआ या डिलेड जीएसटी नंबर हुआ तो उसके अंदर आपका जो है एरर आ जाएगा। अब ये फाइल मैंने यहाँ पे कर दिया, मैं इसको जनरेट फाइल कर रहा हूँ। जनरेट फाइल होने के बाद ये डाउनलोड करने के लिए बोलेगा तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड में डाउनलोड फोल्डर में कर रहा हूँ, ये हो गया सेव। डाउनलोड कंप्लीट, इसको क्लोज कर दिया। अब मैं जाऊंगा अपने रिटर्न वाले सेक्शन में जो कि हम अक्टूबर के महीने के जो बन रहे थे। इसके अंदर आप प्रिपेयर ऑफलाइन में जाएंगे, प्रिपेयर ऑफलाइन में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्राउज जब आप करेंगे, ब्राउज में आपने वो फाइल जो आपने जनरेट करी है, अभी नई जो क्रिएट करी है उसको क्लिक कर लेंगे और इसको आप ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद देखिए पहला स्टेटस जो है वो दिखा रहा है इन प्रोग्रेस, लेकिन एरर रिपोर्ट है नॉट एप्लीकेबल अभी आ रहा है। अगर आपको रिफ्रेश करना है इसको पहले, जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा, देखिए तो एरर रिपोर्ट जो है वो नॉट एप्लीकेबल होगी। ठीक है, यानी कि आपकी जो फाइल है B2B की वो इसके अंदर अपलोड हो चुकी है। अगर आपको चेक करना है तो आप रिटर्न्स में जाइए, रिटर्न्स में अक्टूबर के महीने में जाएंगे हम, अक्टूबर के महीने में जीएसटी 1 में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक इनवॉइस जो आपका यहाँ पे इसके अंदर दिखाने लग गया। जब हम इस इनवॉइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यही वाला इनवॉइस है डिजिट्रॉन का। ठीक है, यहाँ पे इस इनवॉइस को अगर डिटेल में चेक कर रहे हैं तो डिटेल में चेक कर लेंगे। आपका इनवॉइस नंबर आ गया, डेट आ गई आपकी, ठीक है, और बाकी का जो भी आपका डाटा है स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, आपकी टैक्सेबल वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू सारा उसके अंदर आ गया। ठीक है, देखिए ये इनवॉइस जो था ये बेसिकली सितंबर के महीने का था, लेकिन फिर भी अक्टूबर के अंदर अपलोड हो गया। तो आपको जो भी चेक करना है, आपकी जो ये फाइल बनी है B2B वाली, इसके अंदर आपको चीजों को पहले सही लिखना है, तभी वो आपका जो है वो अपलोड हो पाएगा। ठीक है, ये था जो रिटर्न ऑफलाइन टूल जो था, जहाँ पे आपका अगर एरर आ रहा है तो वो एरर फाइल जो है वो अलग हो जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है और हाँ जी, गुड इवनिंग सर, थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मैंने जो भी बताया वो रिटर्न ऑफलाइन टूल बताया। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको क्या करना है। अगर आपने अपनी जीएसटी एल्बम अपलोड जब करनी है तो डाउनलोड में जाना है, डाउनलोड में ऑफलाइन टूल के अंदर जाना है, रिटर्न ऑफलाइन टूल है ये आपने सिलेक्ट कर लेना है। आपने ये यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है। यूटिलिटी जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा डाउनलोड के अंदर, जो कि होगा वो बिन जो कि होगा
आपको विनजिप के अंदर एक्सट्रैक्ट करना है। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो फोल्डर ऐसे ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, ओपन होने के बाद आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद सेक्शन वाइज CSV फाइल यहाँ पे बनी हुई है, आप चाहो तो उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप खुद अपनी जो है फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आप क्रिएट करोगे आपको जो ध्यान में रखना है इसके अंदर, वही ध्यान में रखना है कि आपका जीएसटी नंबर जो है वो सही होना चाहिए। अगर आप कॉपी पेस्ट भी अगर आप कर रहे हैं तो रिसीवर का नाम है वो सही होना चाहिए, इनवॉइस नंबर जो है वो सही होना चाहिए, इनवॉइस की डेट जो है वो सही होनी चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा डेट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे सेमीकोलन आपका कोई और आ रहा है या फिर आप कॉमा लगा देते हैं, तो वो डेट कुछ इस तरह नहीं होनी, आपका इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। इनवॉइस की वैल्यू होगी, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, फिर इनवॉइस चार्ज नॉट एप्लीकेबल, अगर स्पेशल रेट यहाँ पे बता देंगे। रेगुलर B2B इनवॉइस टाइप जो है वो रेगुलर B2B होना चाहिए आपका। वो B2B होने के लिए आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि आपका जो भी इनवॉइस है वो कहीं किसी स्पेशल डेट पे तो नहीं है या फिर कोई डिस्काउंटेड डेट पे तो नहीं है। अगर आपका कोई इस डेट पे है तो वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अदरवाइज 80% जो है वो यहाँ पे रेगुलर B2B आता है। रेगुलर B2B होने के बाद यहाँ पे रेट आ जाएगा आपका कितने रेट का है, और फिर टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आपका जो है वो 18% के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर आपका 18% नहीं हुआ तो उसमें क्या है कि आपको जब आप अपलोड करेंगे तो आपका उसके अंदर एरर आ जाए। ठीक है, तो फिर आप जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो मैं फिर से दिखा देता हूँ एप्लीकेशन का बता दीजिए। हाँ जी, 9 का बता दीजिएगा इसके बाद। हाँ मैं बता देता हूँ, बस ये हो गया बस कंप्लीट। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको जीएसटी का नंबर जो है वो अपने इसके अंदर डाल देना है, फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेना है, टैक्स पीरियड सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको ये कंडीशन है मैच तो आपने यस करनी है, अदरवाइज नो कर देनी है। प्रोसीड में जाएंगे, प्रोसीड में जाने के बाद आपने इंपोर्ट फाइल जो करनी है, इंपोर्ट फाइल में जाके B2B यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे और इंपोर्ट CSV जो है यहाँ पे क्लिक करके आपने जो भी फाइल यहाँ पे सेव कर रखी है वो फाइल को सिलेक्ट करके इसके अंदर अपलोड कर देंगे। ठीक है, वो यस करने के लिए बोलेगा तो देखिए वो कह रहे हैं ऑलरेडी वाला डाटा जो है उसके अंदर है, तो ये इसलिए वार्निंग दे देगा। लेकिन अगर आप जब व्यू समरी करोगे तो यहाँ पे आपका वो डाटा जो है वो अपलोड हो रखा है, और ये आपने जब जेसन बनानी है तो जनरेट फाइल करके इस फाइल को आप डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड होने के बाद आपकी जेसन फाइल जो है यहाँ बन जाएगी। ठीक है, ये जेसन फाइल जो है फिर आपने अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देंगे। जब आप अपने पोर्टल को ओपन करेंगे रिटर्न्स वाले डैशबोर्ड को, रिटर्न डैशबोर्ड में जब आप करंट मंथ खोलेंगे अक्टूबर का, तो वहां पे प्रिपेयर ऑफलाइन में जाके आपने यहाँ पे इसको ब्राउज करके अपलोड कर देंगे इस फाइल को। ठीक है, ये फाइल को अपलोड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप अपलोड करोगे तो आपका स्टेटस जो है वो प्रोसेस लिखा आ जाएगा, एरर रिपोर्ट नॉट एप्लीकेबल, यानी कि आपका डाटा जो है वो उसके अंदर कंप्लीट हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके, किसी ने भी कहा था कि GSTN 9 बता दीजिए, तो GSTN 9 में बता देता हूँ। दूसरा लॉगिन कर लेता हूँ पहले में। सर इसमें आप एक चीज ही बोलिए कि 18% ही टैक्स रेट लेना है, उसके अलावा कोई नहीं चल सकता। नहीं, आप 18 की जगह 12 लिख दीजिए, लेकिन आपकी जो वैल्यू की जो डिफरेंस है वो उतना ही होना चाहिए। अगर आपका वैल्यू का डिफरेंस अलग हुआ तो आपके फाइल के अंदर एरर आ सकता है। ओके सर। ठीक है, GSTN 9 के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा सर्विसेज में, रिटर्न्स में एनुअल रिटर्न में जाना है। एनुअल रिटर्न में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पूछेगा, तो यहाँ पे 24-25 आ रहा है। देखिए अभी करंट वाले के तो नहीं आई GSTN 9, तो अभी 24-25 आ रहा है। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो GSTN 9 जो है यहाँ पे आप ऑफलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं पुराना डाटा देख लेता हूँ 23-24 का। ओके, 23-24 यहाँ पे देखिए फाइल हो रखा है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। GSTN 9 पे जब आप क्लिक करेंगे, हाँ जी सर एक इनवॉइस में 2 रेट हो तो? अगर 2 रेट हो तो 2 बार उसकी एंट्री होगी, उसकी एंट्री जो है वो 2 बार हो जाएगी। एक 18% अलग हो जाएगा और एक यहाँ पे 12% अलग हो जाएगा, लेकिन इनवॉइस नंबर जो है वो सेम रहेगा। और इनवॉइस वैल्यू? वो वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना, 18% के अकॉर्डिंग जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो अलग दिखेगी।
12% के अकॉर्डिंग जो पहले दिखाओगे तो अलग दिखेगी, लेकिन जब आप दोनों को टोटल करोगे तो आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू के साथ वो मैच होगी। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, GSR 9 के लिए आपको सबसे पहले जो चीजें देखनी है वो आपको अपना डाटा जो है वो फाइनेंशियल का जो है वो पहले कंप्लीट कर लेना है, रिकंसाइल कर लेना है उसको, रिकंसाइल कर लेना है उसको। ठीक है, रिकंसाइल करने के बाद आपने चेक कर लेना कि आपकी सेल और परचेज एज पर आपका ये जो डाटा है इसके साथ मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो आपको उसके अंदर जो भी है पहले अपना जीएसटी का ऑडिट करवा लीजिएगा 9 भरने से पहले, अगर ऑडिट केस है आपका। अदरवाइज आप खुद ही ऑडिट कर लीजिएगा सेल्फ ऑडिट में। सेल्फ ऑडिट में आप इस ए को डाउनलोड करोगे जब आप, तो आपकी सारी परचेज की फिगर जो है वो उसके अंदर आपको मिल जाएगी, सारे परचेज के इनवॉइसेस जो है वो मिल जाएंगे आपको। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो पूरे साल में जितनी भी परचेज आई है वो आपको इसके अंदर दिख जाएगी। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये जो फाइल आपके एक्सेल आई है इसके अंदर आपको वो दिख जाएगी सारी। आपका जो भी बुक्स का डाटा है वो आपका B2B जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे वो इसके साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका इसके साथ मैच नहीं हुआ तो इट मींस कोई इनवॉइसेस जो है वो आपने छोड़ दिया है, बेबी शायद रिकॉर्ड नहीं किया है, और बेबी कोई इनवॉइसेस जो है वो आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए जो कि पोर्टल पे नहीं है। तो अगर वो ऐसी चीजें हुई इसके अंदर तो 9 में जब आप भरोगे तो वहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे 9 में जब आप भरने लगोगे सारा रिकंसाइल करने के बाद तो सबसे पहला कॉलम जो है फोर्थ कॉलम है। फोर्थ कॉलम में डिटेल ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी सप्लाई जो कि आपने सेल की करी है, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन को करी है, चाहे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी है, चाहे वो जीरो रेटेड या एक्सपोर्ट वाली है वो वाली करी है, कोई स्पेशल रेट पे करी है, या कोई डीम्ड एक्सपोर्ट है वो वाले एक्सपोर्ट है उससे, या कोई आपने एडवांसेस ऐसे पे करे हैं लेकिन आपने इनवॉइस नहीं बनाए, तो वो सारा डाटा जो है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि ये डाटा जो है ये ब्रेकअप डाटा है। अगर हम अपनी सेल कहते हैं कि हमारी 2.5 करोड़ की सेल है, लेकिन 2.5 करोड़ की सेल में कितने रजिस्टर्ड पर्सन को सेल हुई है, कितने अनरजिस्टर्ड को हुई है, कितने एक्सपोर्ट सेल्स है, तो वो सारा ब्रेकअप आपको पहले बना लेना है। वो ब्रेकअप बनाने के बाद यहाँ पे उन फिगर्स को भरना स्टार्ट करना है। इसमें एक दो कॉलम और भी होते हैं जिसमें होता है कि रिवर्स चार्ज वैल्यूज, इनवर्ड सप्लाईज ऑन व्हिच टैक्स इज टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज। ये आपको सेल की फिगर में नहीं दिखेगी, लेकिन रिवर्स चार्ज वाले जो कॉलम होता है जिसके अंदर हम लोग सेल का इनपुट भी दिखाते हैं, सेल का आउटपुट भी दिखाते हैं और परचेज का इनपुट भी दिखाते हैं, जिसमें रिवर्स चार्ज करते हैं, तो वो वाली वैल्यूज भी आपने यहाँ पे दिखा देनी है। ठीक है, अगर ई कॉमर्स की है तो ई कॉमर्स का यहाँ पे दिखा देंगे। फिर ये सेक्शन का टोटल हो जाएगा। इस सेक्शन में जो सेकंड सेक्शन है इसके अंदर आएंगे आपके जो भी आपने सेल्स रिटर्न करी या फिर किसी भी तरह से आपकी सेल जो है वो कम हुई है, चाहे वो क्रेडिट नोट से हुई है, चाहे वो डेबिट नोट से हुई है। ठीक है, चाहे वो आपका सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट, कोई अमेंडमेंट आपने करी है, इसमें अमेंडमेंट में आपकी कोई सेल है जो कम हो गई है, या फिर कोई आपकी अमेंडमेंट में कोई सेल बढ़ गई है। कम और ज्यादा दोनों इसके अंदर आप दिखाएंगे। पहले आप कम वाला दिखा देंगे और फिर उसके बाद अगर किसी वजह से ज्यादा हुई है तो वो वाला दिखा देंगे। तो अगर आपका टोटल लास्ट में आपकी टोटल सेल बुक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग मैच हो गया तो इट मींस आपने ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अगर वो मैच नहीं हुआ तो इट मींस कहीं आपने कुछ गड़बड़ कर रखी या कहीं आपने कोई गलत चीज कर दी या फिर आपने ब्रेकअप सही नहीं बनाया। तो ये ब्रेकअप आपको जो बनाना है वो हमेशा अपनी बुक्स के साथ या फिर ऑडिटेड बैलेंस शीट के साथ जो है वो बनाना है। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन ये था। सेकंड है डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन व्हिच टैक्स इज नॉट पेबल। इसका मतलब ये कि कोई भी ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं पे करा, जैसे कि कभी जीरो रेट सप्लाई होती है, कभी एक्सपोर्ट की सप्लाई होती है, कभी एग्जेम्प्टेड वाली सप्लाई होती है, कभी नील रेटेड वाली होती है। तो अगर कोई भी ऐसी सप्लाई आपने करी है तो वो आपने सप्लाई यहाँ पे बता देनी जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं पे करा। अगर अमेंडमेंट के थ्रू वो सप्लाई बढ़ी है या कम हुई है तो वो आपने यहाँ पे बता देना। क्रेडिट नोट्स बनाए हैं या फिर डेबिट नोट्स बनाए हैं, अमेंडमेंट हुई है, तो वो सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ बता देनी इस सेक्शन में। फिर है सिक्स सेक्शन में है आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल में जितना भी आईटीसी आपने लिया है, परचेज पे लिया है, चाहे वो एसेट्स वाले जो इनवॉइसेस है उस पे लिया है, चाहे वो एक्सपेंसेस पे लिया है, वो सारा आईटीसी आपको यहाँ पे बताना है। ये वाली फिगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा जी ये जो 21,90,413 का जो अमाउंट है आपका IGST, जी
नीचे है 21,68,000। हाँ, ये 2168 है। तो आईएससी जो 2B पे जनरेट होके आया वो आया 21,90,000, बट आपने आईटीसी जो इनपुट क्लेम किया वो क्लेम किया 21,68,000। जी, अगर दोनों का डिफरेंस निकालो तो ये जब 22,130 है, ये डिफरेंस अमाउंट है सर्विस का था, ये रिवर्स चार्ज वाला है। रिवर्स चार्ज वाला है। तो अगर इसको हम 68 में प्लस करेंगे तो 21,90 होगा। ये हमारा 2190 हो गया। एक्चुअली है क्या इसकी थोड़ा सा देखिए, जो 2B का डाटा ये ऑटो पॉपुलेट हो गया आता है 21,90,413। अगर हमने उतनी आईटीसी हमें क्लेम नहीं की है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ आईटीसी खोलनी पड़ती है जो गवर्नमेंट कहती है। जी, तो वो आपको रिवर्स। हाँ, बोलिए आप, फिर मैं बताता हूँ। तो 21,90 अगर हमारे पास आईटीसी इसमें उठ के आ रही है और हमने कुछ कम क्लेम किए हमने छोड़ के रखी हुई है, हमने रिवर्स में पोर्टल पे नहीं दिखाया है बट हमने रिजेक्ट कर दिया है या हमने क्लेम नहीं किया है, उसका ये जो डिफरेंस आ जाता है हमारा बुक्स और पोर्टल का, जी, उसको हम बाद में यहाँ पे लाइन में कहाँ पे शो करते हैं? नहीं, जो आपने पहले आईटीसी एक तो जो होता है पोर्टल में क्रिएट होती है, ठीक है, और एक आईटीसी जो आप क्लेम करते हैं 3B के अंदर, जी ठीक है। ये जो डाटा आ रहा है जो 3B में आपने क्लेम करी है, पोर्टल पे जो आ रहा था वो वाला नहीं है ये। ओके, ये जो डाटा है ये आपने जो 3B में क्लेम करी है, पोर्टल पे ये वाला डाटा नहीं है, ठीक है। पोर्टल वाला डाटा अलग होता है, वो इससे ज्यादा भी हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है, अच्छा ठीक है। तो 9 जब आप भर रहे हैं तो 9 में जो आपके पास फिगर्स आती हैं वो आपने जो भी JCR 1 में दिखाई है, जो JCR 3B में दिखाई है, वो वाली फिगर्स आती हैं, ओके, ठीक है। तो वो वाली फिगर्स के अकॉर्डिंग फिर आपने अपनी बुक्स का भी बताना है कि बुक्स में आपने कैसे कैसे ये वाली फिगर्स को लिया है। अगर आपने कैपिटल गुड्स का लिया है, इनपुट सर्विसेज का लिया है, रिवर्स चार्ज का लिया है, तो वो सारी चीजें जो है वो आप इसके अंदर बताएंगे, वो ब्रेकअप, ओके, ठीक है। तो जो पोर्टल वाला जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो तो देखिए अलग ही है, वो तो आपको 9C जब अगर आप भरेंगे तो 9C में आपका वहां पे ट्रैक हो जाएगा, ओके, ठीक है। लेकिन सही ऑप्शन यही है कि अगर हम पोर्टल का डाटा और अपनी बुक्स का डाटा अगर हम सेव करके चलें तो उसमें क्या होता है कि आप 9 भरने में जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। वो जो सेक्शन आप कह रहे हैं वो नेक्स्ट सेक्शन में आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इनपुट जो आपने 3B में दिखाया था उसका ब्रेकअप दिखा दिया, कोई क्रेडिट नोट थे, डेबिट नोट थे, या कोई एक्सटर्नल आपने इनपुट किसी और तरीके से लिया तो वो यहाँ पे सारा आ जाएगा। वो जो आप सेक्शन कह रहे हैं वो सेक्शन आपका अगले सेक्शन में आता है। एक तो ये हो गया रिवर्स और इनएलिजिबल आईटीसी, अगर आपका इनएलिजिबल वाला है या रिवर्स वाला है तो यहाँ आपका दिख जाएगा। फिर अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी ये वाली होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आईटीसी एज पर JCR 2B जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है 219, हाँ। लेकिन आईटीसी एज पर सम टोटल ऑफ 6P और 6H जो कि हमने 3B में दिखा रखा है, एक तरह से आप मान के चलिए, वो आपका है 2168, ठीक है। तो डिफरेंस आपका जो है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो ये डिफरेंस जो है आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ये डिफरेंस बेसिकली आप इसको जो है अगर आपका ये डिफरेंस पॉजिटिव है तब तो आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पे हमें 2194 का लेना था आईटीसी, लेकिन हमने लिया 2168 का, तो हमने कम ही लिया है ना। तो इस केस में, हाँ, इस केस में क्या है कि हमें कोई टैक्स तो नहीं भरना है, लेकिन ये डिफरेंस आ गया है। तो ये डिफरेंस जब यहाँ पे दिखाओगे आप, अगर आप इसको नहीं एडजस्ट करना चाहते तो आप इस डिफरेंस को ऐसे रहने दीजिएगा, इतना आईटीसी जो है आपका लैप्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके अंदर आईटीसी को आगे फॉरवर्ड करना है, आगे अवेल करना है, तो आप इन सेक्शंस को यूज कर सकते हैं, जैसे कि आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आईटीसी था हमारे पास लेकिन हमने अवेलेबल नहीं किया था, मतलब अवेल नहीं किया था, मगर हम चाहते हैं कि हम आगे भी अवेल करें या नेक्स्ट ईयर अवेल करें, तो आपको इस सेक्शन को भर देना है, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है। एक होता है कि पॉजिटिव वाली फिगर तो आपके फेवर में ही है। देखिए अगर आपको फिर भी वो आपने आईटीसी लेना है
तो आप ले सकते हैं नेक्स्ट ईयर में। यहाँ पे हम इन फिगर्स को प्लस कर देंगे, लेकिन जब वो नेगेटिव वाली आ जाएगी, नेगेटिव वाली में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अदरवाइज कोई रीजन आपको देना पड़ेगा कि हमने वो जो नेगेटिव हमारा हुआ है वो क्यों आया। क्या पता आप पोर्टल में बिल नहीं आया, मे बी शायद आपने डबल बिलिंग कर दी हो, या फिर आपने कोई भी जो रिकॉर्ड कर रहे डाटा वो आपने गलत रिकॉर्ड चढ़ा दिए हो, ठीक है ना। तो वो आपको रीजन फिर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये था बेसिकली 9 का जो आईटीसी वाला सेक्शन था। इसमें और कुछ कोई डाउट आपका? और आईटीसी अवेलेबल बट इन एलिजिबल में क्या होगा? आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल, यानी कि आईटीसी आपके पास था लेकिन आप उसको ले नहीं सकते क्योंकि वो इनएलिजिबल है। क्यों इनएलिजिबल है? वो इसलिए होता है कि कभी जैसे कि हम लोग कोई अगर जैसे एसेट्स परचेज करते हैं, एसेट्स कोई भी खरीदते हैं जैसे, तो कुछ पर्सनल यूज के लिए भी कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको आईटीसी तो पूरा दिखेगा। अगर आपने 1 लाख की गाड़ी ली है तो 18,000 रुपए का आईटीसी उसके ऊपर था, अगर तो 18,000 का आईटीसी आपको पोर्टल पे नजर आएगा पूरा। लेकिन आप वो जो गाड़ी है वो पर्सनल यूज भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका आईटीसी जो होता है वो 50% ही फिर आप अवेल कर सकते हैं, 50% आप अवेल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप उसी नल हो जाएगा 50%। हाँ, वो इनएलिजिबल हो जाएगा वो। तो अगर आपने 3B में वो कॉलम्स यूज कर रखे हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकंसाइल होके आएगी आपकी 9। अच्छा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकंसाइल होके आएगी। लेकिन अगर आपने वो कॉलम्स उस 3B में नहीं यूज कर रखे तो यहाँ पे उन कॉलम्स के अंदर जो है वो आप दिखा सकते हैं, या फिर आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, या हमें वो नहीं चाहिए। सर ये बोल रहा हूँ, जैसे हम कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं तो उसका जो इनपुट हमको मिलता है वो इनएलिजिबल में जाएगा या फिर रिवर्सल में? इनपुट जो मिलता है उसमें कंडीशन होती है ना वो वाले उसके अंदर। हाँ, मतलब जैसे वो कंस्ट्रक्शन इनपुट, हाँ वो मेरा मतलब फ्लोर, अगर फ्लोरिंग हो रहा है पूरा एक नया बन रहा है तो उसकी मैं एलिजिबल नहीं कर सकता हूँ, तो वो किस में जाएगा? वो जैसे जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती जाएगी तब आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो मतलब वो मेरे को कंज्यूम करना नहीं है, जो मतलब वो पूरा बिल्डिंग में जाएगा। नहीं, होता ना सपोज आपने 100 करोड़ की बिल्डिंग बनाई, 100 करोड़ की बिल्डिंग बनानी है आपने, ठीक है। तो आपने 100 करोड़ का ही माल खरीद लिया, ठीक है। लेकिन जब आप बिल्डिंग बनाने लगे तब आपने सिर्फ 10 करोड़ की बिल्डिंग जो है वो बनाई, मतलब जैसे जब फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है जैसे, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि आप 100% आईटीसी उस समय अवेल नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ 10% आईटीसी जो है वो ही अवेल करना होगा, बाकी का आईटीसी आप उसको पेंडिंग में डाल सकते हैं। तो वो कहाँ पे एंट्री करूंगा सर मैं? वो आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न्स पे जाएंगे, रिव्यू वाली रिटर्न्स पे, शुरुआती है बनाने के लिए ठंडा है तो वो इस सेक्शन में आप दिखा सकते हैं। आईटीसी जो ये आपका अदर्स है, रिवर्स जो आपने करा है। ओके, ये मैंने रिवर्स कर दिया सर। जो मेरे को सामने वाली पार्टी जो मेरा जिससे मैं परचेज कर रहा हूँ क्रेडिट नोट दिया है मेरे को, तो ये भी यहाँ पे रिवर्स होगा ना? नहीं, वो तो ऊपर ही रिवर्स हो जाता है, क्रेडिट नोट तो ऊपर ही रिवर्स हो जाता है। अच्छा, ऑल आईटीसी ये लेस करके ये पूरा ऑल अदर आईटीसी। हाँ, ओके, ये समझ गया। सर जैसे ये जो आपने बताया मेरे को पेंडिंग है, जैसे और मतलब कुछ बिलिंग ट्रांजेक्ट भी होते हैं, मतलब मेरे को माल नहीं मिला पर बिल मिल गया, जब मैं माल मिलेगा तब मैं उसको आईटीसी क्लेम करूंगा। तो सर नेक्स्ट मंथ में मैं ना वो क्लेम का कार्ड डालूंगा वापस, अगर क्लेम करना हो? पहले तो जिस मंथ में आपको आईटीसी मिला था उसमें आपने नहीं क्लेम करना है, तो आपने रिवर्स में डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट मंथ पे आपको जब वो बिल मिल गया तो यहाँ पे आपने जो भी रिवर्स करा था, ठीक है ना, उसको आप रिक्लेम कर रहे हैं। ये वाला सेक्शन है आईटीसी रिक्लेम व्हिच वाज रिवर्स। ओके ओके, वो आप यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं। और जो सर इनएलिजिबल है, जैसे अकोमोडेशन हो गया, फूड बेवरेजेस हो गया, जो मेरे को अलाउ नहीं है अगर मैं लेता हूँ इनपुट, तो वो लेस होगा, वो भी ऊपर ही लेस होगा ऑटोमेटिकली? हाँ, वो आपका जो है ऊपर ही लेस हो जाएगा। इनएलिजिबल है अगर आपका कोई भी है, हाँ, तो वो आप यहाँ पे इनएलिजिबल में डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब टोटल मेरा ऑल अदर आईटीसी में सब कुछ लेस करके आएगा? ऑल अदर आईटीसी में जो भी आपके आईटीसी एज पर 2B आ रहे हैं वो आएगा,
ठीक है ना, लेकिन वो ये इनएलिजिबल वाले जो होते हैं वो उसको लेस नहीं करता है, वो अच्छा वो यूज नहीं करता है, ओनली क्रेडिट नोट को लेस करता है। हाँ वो क्रेडिट नोट को लेस करता है, वो आपको मैनुअली लेस करने पड़ेंगे। हाँ हाँ वो मैनुअली लेस होगा। ओके ओके सर। जी। हाँ जी। जीएसटी डिपार्टमेंट कहते हैं कि कुछ चीजें आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं एज अ सीबीडीटी, और ये कि आप अगर कोई भी फर्नीचर या फिर इलेक्ट्रिसिटी की चीजें, आपका नेचर ऑफ बिजनेस उससे रिलेटेड नहीं, यानी कहने का मतलब अगर मैं एक फार्मा, मेरा जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो फार्मा का है और मैंने फर्नीचर वगैरह परचेज किया है, बट सीबीडीटी ये कहता है कि आप उस पर डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हैं फर्नीचर पे। फर्नीचर पे क्या डिप्रिसिएशन या फिर उसका जीएसटी हम क्लेम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? हाँ तो अगर आपने वो ऑफिस के लिए खरीदा है, देखिए तो आप ऑफिस के तो आप दिखा ही सकते हैं ना कि एसेट्स है वो। और एसेट्स है तो क्या फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन अलाउ है क्या? हाँ उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा। या फिर हम लाइट फिटिंग वगैरह करवाते हैं तो लाइट फिटिंग जो इलेक्ट्रिसिटी पे भी हम डिप्रिसिएशन नहीं उस पर नहीं होता, वो तो आपका सीधा खर्चा हो गया। क्योंकि सीबीडीटी चीज कहता है कि आपको मतलब इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग रिलेटेड जो भी आपकी चीज एक्सपेंस हुई है उसमें आपको आपने अगर बिल परचेज किए हैं एज अ फर्म, तो आप रिपेयर में जाएगा ना उधर। जी हाँ, तो वो चीज तो उसमें तो फिर आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं उसमें क्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्लेम दोनों में कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि लाइफ क्या है उसकी। कुछ नहीं ढंग से पढ़े। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर करवा रहे हैं तो वो भी शायद वो तो कल भी खराब हो जाए या महीने बाद खराब हो जाए। रिपेयर पे तो नहीं मिलता है, आईटीसी भी हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम न्यू करवा रहे हैं तो उससे हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं भाई? यूज करवा रहे मतलब समझे नहीं? अगर हम न्यू कनेक्शन ले रहे हैं अगर नई बिल्डिंग पे, जी तो उस पे हम उसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं उस पे नहीं कर सकते, आप तो कनेक्शन ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से। जी हाँ, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे तो जीएसटी वैसे भी नहीं मिलता ना, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं अगर कोई जीएसटी लगा भी हुआ। बिल पे नहीं सर, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आप समझे नहीं। एक्चुअली हमने किसी से मटेरियल परचेज किया एज बिजनेस पे, हम बिल पे क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम किसी से परचेज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल और हम अपनी बिल्डिंग पे फिटिंग करवा रहे हैं। तो आप बिल्डिंग के लिए परचेज कर रहे हैं ना? जी हाँ। हाँ तो उस पे मिलेगा ना आईटीसी फिर आपको। जी, और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी पे, जी तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको सेल पे 1% एड टैक्स देता है जो कंपोजिशन पे रजिस्टर्ड है और हम रेगुलर पे हैं, तो अगर हमने किसी कंपोजिशन पर्सन से परचेज किया है तो क्या उसकी आईटीसी हम नहीं क्लेम उसकी करेंगे आईटीसी नहीं मिलेगी, तो उसको आईटीसी हम रिवर्स कर रहे हैं? उसकी आईटीसी मिलेगी नहीं अब। तो सामने वाला पर्सन तो हमको बिल दे रहा है ना जीएसटी लगा के। जीएसटी लगा के दे रहे हैं लेकिन वो अलाउड नहीं है कंपोजिशन वाला कि वो आपको आईटीसी पास कर सके। कंपोजिशन वाले जो होते हैं वो अलाउड नहीं है कि आपको 1 या 2% के जो बिल उसने काट के दिया है उसके ऊपर आप आईटीसी क्लेम कर सके। तो सर मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे कंपोजिशन वाले हमको बिल देते हैं तो हम फिर उनसे ये भी कह सकते हैं हमें विदाउट जीएसटी बिल दीजिए, जीएसटी लगा के मत दीजिए, हम एक क्वेश्चन मतलब उससे कह सकते हैं? छोड़िए हाँ मतलब एक तरह से बिल विदाउट जीएसटी है वो। नहीं, हाँ मैं समझ गया हूँ उस चीज को। मतलब कि मान लीजिए कोई कंपोजिशन स्कीम में है और वो मतलब किसी इलेक्ट्रिक वाले में है। अब हम इलेक्ट्रिक का कोई भी मान लीजिए मोबाइल परचेज करके ला रहा हूँ, उस पर 18% होता है। जी अब 10,000 की टैक्सेबल वैल्यू है, 18% इस पे जीएसटी लग के 11,800 का हो गया। जी तो मैं उससे कह सकता हूँ ना कि सर मेरे को तो बस 10,000 की बेस वैल्यू पे बना दीजिए क्योंकि आप तो कंपोजिशन स्कीम में हो। हाँ वो 10,000 का बना सकता है लेकिन फिर रिटर्न फाइल नहीं करेगा ना वो आपके नाम पे। हाँ तो क्योंकि मेरे को तो वैसे भी जीएसटी नहीं मिल रहा ना। हाँ वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा। तो फिर कंपोजिशन स्कीम का और रेगुलर वालों का हमारा क्या मैच हुआ? हमें या तो गवर्नमेंट को देना चाहिए अलग से कि हम अगर परचेज करके ला रहे हैं। नहीं कंपोजिशन स्कीम का ऐसा होता है कि कंपोजिशन स्कीम में जो भी सामान खरीदेगा कंपोजिशन वाला जो खरीदेगा उसको ना तो उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा।
लेकिन मैं सेल जब वो करेगा तो उसका भी वो आईटीसी आगे नहीं दे सर सकता। यहाँ पे रेगुलर वाले का नुकसान हो रहा है ना कंपोजिशन वाले से अगर हाँ परचेज करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही है, वो तो फैक्ट है। तो रेगुलर वाले तभी तो कंपोजिशन वालों से कम परचेज करते हैं। हाँ करते ही नहीं है। कंपोजिशन वाले जो बेसिकली होते हैं वो होते भी कौन है, जैसे जो रिटेलर्स हो गए, जी जैसे कोई राशन की दुकान होगी, जैसे किसी ने कोई अगर अपना जैसे कोई भी सामान बेचता है, राशन का बेचता है जैसे, तो उसमें क्या करते हैं, जिनमें कोई आइटम पे टैक्स लग रहा है तो वो कहते हैं हम क्या किसी का बिल काटेंगे, किसी भी कस्टमर का या कंज्यूमर का, तो उससे बढ़िया की कंपोजिशन स्कीम में हम ले लेते हैं जीएसटी पर। उसमें क्या होगा कि हमारी रिकॉर्ड भी हो जाएगी सेल और हमारा बिजनेस भी वैलिड दिखेगा और टैक्स भी हम गवर्नमेंट को भरते हैं। तो सर ग्रोसरी वालों का कितना परसेंट पे जाता है? 1% पे अगर 1 करोड़ से नीचे टर्नओवर है, 1 करोड़ भी 2 करोड़ से नीचे कंपोजिशन में कर सकते हैं। तो 2 कितना करोड़ से ऊपर नहीं। कि कितना परसेंट सेल पे कितना परसेंट लगता है? 1%। वो हाँ 1 या 2% लगता है, डिपेंड ऑन कि क्या आप काम कर रहे हैं। ओके ठीक है इससे सर। ज्यादा नहीं। सर मुझे सामने वाला कंपोजिशन स्कीम में ये कैसे पता लगेगा? आपको जीएसटी नंबर से उसके पता लगेगा। जीएसटी नंबर में आप जाएंगे सर्च टैक्स पेयर में, तो यहाँ पे आप जब उसका कंपोजिशन का नंबर डालेंगे तो पूरा रिकॉर्ड उसका दिख जाएगा। हाँ जी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे गवर्नमेंट के आप काम करते हैं तो गवर्नमेंट आपका जीएसटी पीरियड काटता है, यानी 1% से आपका जीएसटी काटता है, तो उसको आप उसको मेंशन कर सकते हैं। नहीं, गवर्नमेंट से जो भी अगर उन्होंने आपका 1% काटा है अगर, या फिर गवर्नमेंट को सेल करी है आपने, तो 1% आपका जीएसटी पीरियड काटते हैं। टीडीएस तो अलग चीज होगी ना। वो एक्चुअली जैसा पहले मैं पे डब्ल्यूसीपी करता था ना, वैसा आपका 1% जीएसटी काट लेते हैं और वो पे करते हैं, आपको गवर्नमेंट को भरते हैं, आपका उसको आप क्लेम कर सकते हैं साइड पे जाके आपके ऑर्डर पे, तो उसको लाइन से कहाँ बताते हैं? वो तो टीसीएस होता है, वो टीडीएस या टीसीएस होगा वो, तो वो आपको जो है यहाँ पे क्लेम हो जाएगा। वो टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड है, वो वाली रिटर्न जो है वो आपको यहाँ फाइल करनी पड़ेगी। और मेरा एक और क्वेश्चन था, एक एक्चुअली मेरी कंफ्यूजन और मेरे लिए मैं एक्चुअली 20 साल से अकाउंटिंग कर रहा हूँ, ये सेक्टर का काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने उधर से है ना तो फाइनेंस बिजनेस का गाड़ी परचेज किया था, तो गाड़ी के और सेल भी आता है, गाड़ी आप कार लेते हैं तो उसके बाद से आप और चीज नहीं ले सकते, और आपने अभी बताया कि 50% आप उसका जीएसटी ले सकते हैं, सही है? हाँ, अगर बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो 50% आप क्लेम कर सकते हैं उसमें। और उसका जो सेल है वो भी ले सकते हैं 50% के नहीं ले सकते हैं? उसका जो क्या ये क्या है, गाड़ी के ऊपर तेल भी लग जाता है, आपकी जो लग्जरी कार है उसके ऊपर तेल भी लगता है, जीएसटी प्लस तेल लगता है। अच्छा ठीक है। तो वो भी आप आईटीसी में ले सकते हैं या नहीं ले सकते? नहीं, अगर आपका सेस का कोई काम है, सेस से रिलेटेड अगर आपकी कोई सेल है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं है आपका। अगर आप करते ही अगर आप देखो यहाँ पे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी है, अगर आप सेस यहाँ पे इनपुट क्रेडिट ले भी लोगे तो आप उसको यूज थोड़ा कर सकते हो, वो आप इन तीनों के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो इससे बढ़िया तो है कि वो खर्चे में आप दिखा दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है। सर जो अभी जीएसटी स्लैब चेंज हुआ है उसमें जो सेस का है, मतलब जैसे मेरे पास इनपुट पड़ा है सेस का, अब वो खत्म ही हो गया है, तो मैं उसका क्या करूंगा फिर? तो आपको देखिए उसका खर्चा ही डालना पड़ेगा ना आखिरी में, आपको उसका खर्चा ही डालना पड़ेगा आखिरी में, या फिर आप कोई एक बिल काट सकते हैं किसी और फर्म में जिसको सेस की जरूरत हो। पर सर वो भी तो एक 22 के बाद तो वो भी क्लेम नहीं कर पाएगा ना? हाँ, 22 के बाद तो वो भी क्लेम नहीं कर पाएगा। खत्म हो गया जी। तो फिर इसमें इस केस में क्या होगा, जो टैक्स है वो तो मेरा वेस्ट हो जाएगा पूरा। हाँ देखिए, इसमें नॉर्मली क्या होता है, देखिए अगर आप अपनी बुक्स में इसका खर्चा दिखा देते हैं या फिर इनकम दिखा देते हैं, कुछ भी दिखा देते हैं जैसे, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस तो कम होगा ही ना। तो इनकम कैसे शो करूंगा मैं इसमें? जो सेस है ये बेसिकली आपकी इनकम आ रही है, ठीक है ना, तो आप अपना खर्चा जो है वो कम कर सकते हैं ना, कोई भी खर्चा आपने जीएसटी से रिलेटेड करा है तो उसको कम कर सकते हैं इसके साथ। ओके ओके सर, मैं खर्चा डेबिट कर सकता हूँ इसका? हाँ ओके। हेलो हाँ जी बोलिए।
सर मुझे एक बात बताइए, मेरा क्लाइंट था, उसने पर्सनल गाड़ी ली थी, मैंने उसका जो उसका मिला था 18% हिसाब, मैंने उसका सारा रिवर्स करा क्योंकि उसने जो गाड़ी ली थी वो पर्सनल यूज की थी। हाँ, तो उसको उसने तो फिर करना ही उसके पड़ेगा। बाद एक गाड़ी ली कमर्शियल वाली, वो मैं यूज कर रहा हूँ सर। लेकिन अभी आपने बोला जो आप उसकी ये पर्सनल यूज वाली गाड़ी उसमें से आप 50% यूज कर सकते हो। नहीं 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 नहीं, पर्सनल गाड़ी वाले में से 50% यूज तब कर सकते हैं जब आप उसको बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हैं। ठीक, आपको ये चीज दिखानी पड़ेगी या बतानी पड़ेगी सीए को, जो भी आपको ऑडिट करेगा, जो फाइल करेगा, कि ये जो गाड़ी है बेसिकली बिजनेस के लिए भी यूज हो रही है, ठीक है ना, तभी आप उसका 50% क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरी पर्सनल यूज के लिए है तब आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। हाँ सर। अब अगर हमारी वो कमर्शियल वाली गाड़ी आती है, मतलब उसमें तो आप 100%। हाँ सर, और मुझे ये बात बताइए, जो डैशबोर्ड में भी आरसीएम और लायबिलिटी, आरसीएम में मुझे ना कुछ क्लाइंट के पास कुछ अमाउंट आता है सर, ये आरसीएम लायबिलिटी रहती है हमारे पास, माइनस में आता है मुझे वहाँ पे। हाँ, आरसीएम का देखिए ऐसा होता है ना कि जो भी आपने खर्चा करा है ट्रांसपोर्ट वाला या कोई भी एडवोकेट वाला खर्चा किया है या फिर कोई भी रिवर्स चार्ज से रिलेटेड आपने कोई भी खर्चा किया है, तो उस केस में क्या होता है कि वो पार्टी जो है अपनी रिटर्न जब फाइल करती है तो वो रिटर्न्स में ये बात लिख देती है कि ये जो हमने सर्विस दी है ये इस पार्टी को दी है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाते हैं, फिर आप लायबल हो जाते हैं कि आपने वो रिटर्न जो है वो भरनी है, मतलब आपने जो वो टैक्स जो है वो भरना है, साथ में आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं, साथ में आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे जिसके टू भी जब आप देखोगे, जब आप ड्राफ्टेड हो जाती है तो उसके अंदर आप अगर यहाँ चेक करेंगे रिवर्स चार्ज वाला ही आ गया। रिवर्स चार्ज में और रेगुलर इनवॉइसेस में फर्क यही होता है कि यहाँ पे जब आप इनवॉइस देखेंगे तो आपको टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स के इनवॉइस की वैल्यू जो होती है, टोटल इनवॉइस वैल्यू जो होती है वो अलग अलग दिखेगी। लेकिन आपको यहाँ पे रिवर्स चार्ज में जब भी आप ये वाले इनवॉइसेस देखोगे तो यहाँ पे आपको इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू सेम ही दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे ना वो टैक्स अलग अलग मेंशन कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये टैक्स वो नहीं भर रहा है, ये टैक्स आप भर रहे हैं। तो जब आप भरेंगे इसको तो आप उसका इनपुट भी ले सकते हैं, रिवर्स चार्ज। ठीक है, ये क्लियर हो गया? हाँ सर, मुझे दिखाई बताइए सर, कोई ये जो आता है ना, मतलब सर हम जब ई बिल डालते हैं किसी में तो हमारी ई बिल एक्सपायर होगी, तो फिर जीएसटी डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट वालों ने गाड़ी पकड़ी, हमारी जो ई बिल है वो एक्सपायर होगी, तो 200% की पेनल्टी लगता है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर उनको मूव 1 मूव 2 मूव 4 मूव 5 शाम तक तो उनको चलाना। अब अगर उनको मतलब 24 घंटे से ज्यादा वाला है सर, हम उस पर कोई एक्शन कर सकते, ले सकते हैं? आप ई बिल को एक्सटेंड कर सकते हैं ना, अपनी ई बिल को एक्सटेंड कर दीजिए। सर ई बिल एक्सपायर हुई, हम हमारा माल पकड़ा गया, ठीक है सर। सर उनके पास कितना टाइम होता है पेनल्टी निकालने का, मतलब कि 24 घंटे होते हैं या 24 घंटे से ज्यादा? अब अगर उनके पास 24 घंटे एग्जाम्पल टाइम होता है, माल जो भी पकड़ा उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करी तो उसके बाद उस पर पेनल्टी लगाया 200%। सर एग्जाम्पल 24 आवर्स में होता है टाइम सर, अब अगर उन्होंने 24 आवर्स ज्यादा हुए होंगे सर, हम उस पर कुछ कर सकते हैं? कोई केस वेस कि आपने लेट करा तो? नहीं, आप उसमें एक्सटेंड कर सकते हैं ना, आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी ई बिल को। देखिए अगर आपकी गाड़ी अगर चल रही है, ई बिल अगर वैलिड है, अगर वो गाड़ी को पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, वेरिफिकेशन करते हैं, उसकी वजह से वो लेट हो रहा है वो, तो उस केस में पहला एक्शन आपको यही लेना है ना कि आप एक्सटेंड करेंगे अपनी ई बिल। सर गाड़ी को पकड़ा, ठीक जी सर, एनफोर्समेंट जीएसटी डिपार्टमेंट में उन्होंने उनको पेनल्टी कितने टाइम तक लगानी होती है? उनपे कोई करंट पीरियड होता है कि 24 घंटे या 2 दिन के अंदर अंदर उनको फिजिकल वेरिफिकेशन जीएसटी पोर्टल पे नोटिस निकालनी है, डिमांड निकालनी है, ठीक है सर। सर अब अगर वो लेट हुए एटलीस्ट 1 वीक तो होता ही है इस प्रोसेस, 1 वीक तो लेते ही है प्रोसेस पूरा। कोई भी है अगर चेकिंग करेंगे सारा कुछ, पहले ई बिल चेक करेंगे, बिल चेक करेंगे, आपका जीएसटी नंबर वैलिड है नहीं है, माल सही है नहीं है, तो वो 1 से 2 दिन तो यही हो गया आपका, ठीक है। ठीक है, हाँ अब अगर उनको एक हफ्ता में रखता हूँ सर, मतलब कि उनको ये फिजिकल वेरिफिकेशन सारा कुछ करना है 1 हफ्ते तक, ठीक है। अब अगर उन्होंने 1 हफ्ते से ज्यादा लिया तब उस केस में जो है आपकी गाड़ी का जो है उस समय जो सेल है वो कैंसिल हो जाएगी या होल्ड ऑन पे चली जाएगी। जब भी वो रिलीज होगी तभी आप उसका ई बिल करा। सर क्या है मसला, पिछली बार ऐसे ही मतलब मेरे क्लाइंट थे तो उनका मतलब कि उनका माल पकड़ा गया था, जीएसटी डिपार्टमेंट ने कोई डिमांड नहीं चढ़ाई थी पोर्टल पे,
कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया था। तो फिर लेकिन उन्होंने फिर उल्टा ही केस करा था, अगर आपको लिमिटेड पीरियड में 24 घंटों के अंदर अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन करना, हमारे यहाँ पे कोई भी डिमांड निकालनी 200 पेनल्टी, तो उन्होंने उनको कोर्ट केस कर दिया उल्टा जीएसटी डिपार्टमेंट के। तो फिर उनका जो लाइबिलिटी वो जीरो की गई, क्योंकि वहां पे उनकी गलती निकली, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे फिजिकल वेरिफिकेशन और डिमांड पोर्टल पे नहीं चढ़ाए। नहीं देखिए, वो तो जो आप वो कह रहे हैं ना, केस वाली जो बात कर रहे हैं, मुझे तो एक बार समझ नहीं आ रहा है केस तक जाने ही क्यों है। अगर आपका बिल जो है वैलिड है, आपका ईबे बिल जो है वो तो मुझे पता है, एक्सटेंड कर सकते हैं सर, वो तो है। हाँ, तो अगर कोई भी ऐसी चीज कोई भी ऐसी चीज हो जाती है, तो उस केस में तो फिर आप एट द एंड अगर आपको लगता है कि बड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट, ठीक है, तो उसमें आप जो भी है एक्शन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। छोटी अमाउंट कभी कभी वैसे भी सेटल हो जाती है, लेकिन अगर बड़ी अमाउंट आपको लगे तब आप उस कोर्ट केस में जाके उसको लायबिलिटी के वक्त जीरो करा सकते हैं। लेकिन तब तक आपकी जो सेल है वो आपकी होल्ड पे चली जाएगी, आपका जो माल है वो होल्ड पे चला जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉफिट भी होना था, जो जल्दी होना था, वो आपका सारा कुछ होल्ड पे चला जाएगा। ठीक है, तो वो एक्शन जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्शन आप क्या लेने वाले। ठीक है, कॉमर्शियल कार लेते हैं तो उसके ऊपर अपने को कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? उस पे देखिए जो भी खर्चा होगा कमर्शियल कार के ऊपर, रिपेयर अगर आप करवाते हो, कोई भी आप सर्विस करवाते हो अगर, तो उसका जो भी क्लेम आपको मिलता है, जो इनपुट क्रेडिट जो उसको मिलता है, वो आप क्लेम कर सकते हैं ना उसके ऊपर। जीएसटी तो अपने को क्रेडिट नहीं मिलता होगा नई कार पे? नहीं, नई कार पे मिलता है, कमर्शियल में तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा। जीएसटी क्रेडिट मिलता है जी, उसमें मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप कोई रिपेयर भी करवाते हैं ना, कोई छोटी मोटी कार की सर्विस हुई, रिपेयर हुई, अगर वो जीएसटी लगा देते हैं तो आप उसको भी क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि अभी काफी लोग ऐसा बोल रहे कॉमर्शियल कार परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी अपने को क्रेडिट नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं, ऐसे किसी नहीं। वो तो कमर्शियल और पर्सनल में फर्क क्या रहेगा फिर? पर्सनल पे भी आप नहीं दे रहे जीएसटी, कमर्शियल पे भी नहीं दे रहे, तो कमर्शियल में हम एक्स्ट्रा टैक्स क्यों दे रहे? पासिंग चार्जेस लगते हैं उसमें, बहुत चीजें और भी होती है उसमें, तो कमर्शियल हम क्यों लें? पर्सनली ले लेते हैं, पर्सनली चलाते रहते हैं। लेकिन उसमें फिर कॉमर्शियल पासिंग कराना पड़ता है ना? जी, पर्सनल पे नहीं करवाना पड़ता, कमर्शियल में करवाना पड़ता है। वो ये चीज हो जाती है। और पासिंग अपने को नहीं करवाना हो तो ऐसा क्रेडिट नहीं मिल सकता है, तो वो पर्सनल वाला हो जाएगा आपका। बराबर। तो फिर आईटी में बेनिफिट मिलेगा जी। ठीक। और किसी क्वेश्चन? ये रहा कि अगर रेगुलर ने पोजीशन का जीएसटी अवेल कर लिया है तो इन द फाइनेंशियल ईयर जो रिकमेंडेशन बनाता है तो उस जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा, तो कहाँ पे डालेगा? वो रिवर्स जो है वो आपका आईटीसी जो प्रीमियम भरते हैं वहां पे रिवर्स करेगा ना, रिवर्स वाला एक सेक्शन जो था उसके अंदर अदर पे, हाँ अदर पे जाके वो रिवर्स कर देगा। जी सर, हाँ जी सर एक कार बोला ना, तो वो कार हम बिजनेस के लिए भी 50% यूज करते हैं और अपने पर्सनल के लिए 50% यूज करते हैं, तो 50% जीएसटी आईटीसी नहीं ले सकते क्या? हाँ 50% जीएसटी मिलेगा ना आपको फिर। ओके, 50% मिलेगा जो बिजनेस के लिए भी यूज करते हैं, तो जी उसका टैक्सी पासिंग भी करना पड़ेगा या नहीं पर्सनल? नहीं, उसमें पासिंग नहीं होती, वो कंडीशन फिर वहां पे चेंज हो जाती है ना। अच्छा, वो उसके भी लिए आप पर्सनल यूज कर रहे हैं तो फिर आप कमर्शियल पासिंग क्यों करवाओगे फिर आप? तो सर इसके लिए क्या प्रोसेस होती है? कमर्शियल पासिंग के लिए नहीं, हम 50% कंपनी का यूज कर रहे हैं और 50% पर्सनल यूज कर रहे हैं, तो जो भी आपको आईटीसी मिलेगा उसमें से 50% आपने रिवर्स कर देना है अदर्स में जाके। ओके अदर्स नहीं सर, अदर्स के ऊपर वाला सेक्शन था 4(1) करके जो है उसमें। ओके, तो वरना उसका मतलब 50% कंपनी भरेगी और 50% जो पर्सन ने ली है वो भरेगा, पे करेगा। नहीं, उसमें तो पर्सन जो है कंपनी तो एक ही हो गया ना। हाँ कंपनी, लेकिन आईटीसी में 50% जो हमको लेना है, क्लेम करना है, तो वो कंपनी पे करेगी ना, उसका जो आईटीसी मिलेगी कंपनी को मिलेगी ना। हाँ, और पेमेंट के लिए अगर आप कह रहे हैं तो हाँ, वो कंपनी पे करेगी। हाँ, और 50% जो पर्सन है वो पे करेगा, ठीक है ना? ओके। ठीक। और किसी क्वेश्चन? तो 9C का नहीं चाहिए? 9C में से बहुत बड़ा टॉपिक है,
वो एकदम 10 मिनट में तो होगा नहीं, लेकिन 9C मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि 9C जो भी होते हैं वो आपके सीए ही भरते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी डाटा होता है वो ऑडिटेड बैलेंस शीट वाला होता है डाटा, जो आपके सीए ने करा होता है, या जीएसटी ऑडिट अगर हुआ है आपका तो जिस सीए ने करा है तो वही आपकी 9C भी भरता है। 9C की जो कंडीशन है वो है 5 करोड़। देखिए, तो जीएसटी ऑडिट की जो कंडीशन है वो है 2 करोड़ और 9 की भी जो कंडीशन है वो 2 करोड़। तो जो भी आपने अगर 2 करोड़ से आपने जब 9 भरी है तो आपको जीएसटी ऑडिट तो कंपल्सरी है ही, वो तो आपको करवाना पड़ेगा सीए से। तो जब अगर आपकी 5 करोड़ से ऊपर भी चलेगी तो सीए आपकी जीएसटी ऑडिट जब कर चुका है तो 9C भी आपकी ऊपर पड़ेगी। सर हमारा जो टर्नओवर है वो लगभग 270 करोड़ है। हाँ, तो उसमें आपका सीए जो है वो तो ऑडिट करता ही है ना। हाँ, वो सीए ऑडिट करते हैं, 9 हमें फाइल करना रहता है। सीए कहते हैं कि 9C भी आप ही फाइल कर दो, अब 9C अरे आती नहीं है, तो सीए पूछ रहा था कि 9C कैसे करते। नहीं, देखिए मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि वो कह रहा है कि आप ही कर दो, वो ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो फिर सीए का रोल क्या रहेगा? फिर आप सीए को फीस भी मत दीजिए ना, वो फीस आप ही रख लीजिए, सीए भी तो आपको बिल देगा ना जीएसटी ऑडिट का। कई बार ऐसा होता है कोई भी कंपनी अगर स्विच करते हैं या फिर हायरिंग की नई जगह जाते हैं तो कई ऐसे जो मैनेजमेंट लेवल पे जो बंदा बैठा है वो हमसे ये चीजें सारी चीजें पूछता है कि आपको इस लेवल का काम आता है या नहीं आता है, तो फिर हमें लेकिन जानकारी नहीं रहती है। देखिए, आने और आने करने में फर्क होता है। हाँ, करने में फर्क होता है। और आप अगर कोई भी कल को कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आती है तो आपको तो काउंट नहीं होगी ना, जिससे भी वो बैलेंस शीट ऑडिट करेंगे, ठीक है ना, वो उसी के बनेंगे। तो अगर उसने आपसे भरवा ली है तो वो उसकी गलती है, वो उसकी गलती है कि आपने यहाँ 9C भर दी, लेकिन ऑडिट की फीस अपनी जेब में रख रहा है, ठीक है, आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आप कह रहे हो चलो प्रैक्टिस हो जाएगी तो 9C भर देते हैं, तो वो गलत चीज होती है, वो गलत प्रोसेस। आप असिस्ट कर सकते हैं उसको, कोई भी चीज है आप उसको मतलब बता सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू सीए मैं कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता नहीं कि हम में से हमारी टीम में कोई इसमें सीए बैठा है और सीए जीएसटी की क्लास दे रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सीए जो है बेसिकली वो अपना काम करना जानता है अच्छे से, उसके पास टीम्स जो होती है वो बहुत प्रोफेशनल टीम्स होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी साइन वो करेगा बैलेंस शीट के ऊपर तो लायबिलिटी उसी की आती है। सर जो कंपैरिजन शीट है ना सबको वो मुझे थोड़ा सा समझाइए, कितना आया है वहां से हमें इनपुट मैंने कितना क्लेम करा है किस महीने का, वो थोड़ा मुझे बताइए। कंपोजिशन सर कंपैरिजन शीट, कंपैरिजन, अच्छा, टैक्स लायबिलिटी आईडी कंपैरिजन शीट, ये वाला हो गया। इसके बजाय इसमें बता देता हूँ आपको, इसमें देखिए, पहले सर्विसेज में जाएंगे, हम टैक्स लायबिलिटी आईटीसी कंपैरिजन में जाएंगे। जिस भी ईयर का आपने कंपैरिजन करना है अपने को पहले सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। 2025-26 हमारा करंट ईयर है, तो हम ये हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपका डाटा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 000 दिख रहा है, ठीक है ना, सिर्फ 1 रुपए का फर्क यहाँ पे आया हुआ है, 1 रुपए का भी नहीं, सिर्फ 9 रुपए का देखिए यहाँ पे फर्क आया हुआ है। अगर आप चेक करेंगे कंपैरिजन शीट को तो देखिए वो कह रहे हैं कि जीएसटीआर 1 में जो आपने फिगर दिखाई और जीएसटीआर 3 में जो आपने फिगर दिखाई, ठीक है ना, तो वो आपकी जो है वो मैच है या नहीं है, आपको डिफरेंस लास्ट में पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक चीज चेक करें कि यहाँ पे देखिए 9 रुपए हमने अप्रैल में जीएसटीआर 1 में दिखाए हैं, ठीक है, लेकिन भरे कब हमने 3D के अंदर मई में जाकर, तो इसलिए ये डिफरेंस आपका निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस का मतलब ये है कि ये डिफरेंस अगर आपका आ रहा है तो वो आपको पे करना है। अगर ये 0 है तो इट मींस आपकी रिटर्न जो है वो सही जा रही है, लेकिन अगर वो 0 नहीं है तो इट मींस आपने रिटर्न जो है वो गलत भरी है। अगर आप यहाँ पे चेक करें, अब हम सिर्फ सेल के ऊपर आते हैं, देखिए सेल ठीक है, यहाँ पे जीएसटीआर में जो सेल भरी, सेबी भरी वो बिल्कुल ठीक थी, तो इसके डिफरेंस जो है वो 0 बन रहा है,
ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे रिवर्स चार्ज की बात करें, ये रिवर्स चार्ज, तो देखिए पहले महीने जो है आपने रिवर्स चार्ज नहीं भरा 3B के अंदर, ठीक है, तो इसलिए 2B में आपको आया हुआ था, तो इसलिए आपका डिफरेंस निकला है, तो ये रेड हो जाती है फिगर। ये फिगर रेड होने का मतलब यही है कि आपका डिफरेंस आ रहा है। आपको यहाँ पे डिफरेंस नजर आने लग जाएगा लास्ट, ये डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है, शॉर्टफॉल है, डिफरेंस है, सब रेड रेड में आपको दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस डिफरेंस को एडजस्ट कर देते हो नेक्स्ट मंथ, तो आपका ये डिफरेंस रेड वाला जो है वो पॉजिटिव हो जाता है और आपकी फिगर जो है वो 0 हो जाएगी और वो ब्लैक हो जाएगा। तो आपका बेसिकली जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है वो आपका नहीं आना चाहिए। जब भी आप ये टैक्स लायबिलिटी कंपैरिजन शीट देखते हैं, चाहे आप सेल का देख रहे हैं, चाहे आप इनपुट का देख रहे हैं, किसी का भी देख रहे हैं, तो आपका ये डिफरेंस जो है वो नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 है, आपका शॉर्टफॉल 0 है, इट मीन आपने जितना इनपुट पोर्टल पे है आपने उतना ही क्लेम किया हुआ है, उससे ज्यादा नहीं कर रखा है, ना ही उससे कम कर रखा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई टैक्स एक्स्ट्रा भरना था आपने रिवर्स चार्ज वाला, अगर आपने वो नहीं भरा तो वो उसमें क्या होगा, फिर आपको डिफरेंस नजर आना स्टार्ट हो जाएगा रेड कलर, ठीक है। एट द एंड जो है, देखिए एट द एंड जब भी हम रिकंसिडरेशन करते हैं तो एट द एंड जो है वो आपका डिफरेंस जो है वो 0 होना चाहिए। कभी कभी हो जाता है गलती, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है चीजें, कभी कभी किसी में हमसे गलती हो जाती है, कोई चीज हम छोड़ देते हैं या कोई समझ नहीं आती है, लेकिन एट द एंड जो साल का है वहां तक आपको सारी चीजें जो है रिकंसाइल कर लेनी है, सारा इनपुट रिकंसाइल कर लेना है, सारा सेल रिकंसाइल कर लेना है। अगर आरसीएम कोई अगर किसी के अंदर एप्लीकेबल हो रहा है तो वो रिकंसाइल कर लेना है, तो वो सारी चीजें जब रिकंसाइल कर लेंगे तो आपका डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा। तो जब भी आप 9 भरेंगे तो 9 में आपको वो जो एक्स्ट्रा आपको दिख रही थी अमाउंट को, पोर्टल पे कुछ और है और 3B में कुछ और है, तो वो ऑटोमेटिकली रिकंसाइल होके आ रही है, ऑटोमेटिकली डिफरेंस जो है वो आपका 0 आ रहा होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ओके, फिर एवरीवन मुझे क्लास क्लोज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट्स होंगे आप लोग पहले से प्रिपेयर करके रखिएगा, हम लोग सारे वो उसमें डिस्कस करेंगे। किसी का एडवांस क्वेश्चन है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए मुझे क्लोज करना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। पढ़ रही है ठीक है।